नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है क्योंकि ये पहली दुनिया में ऐसी ट्रीटी होने वाली है जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक की बात करेगी, प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल की बात करेगी। इससे पहले हमने बेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशंस देखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिटरिंग की बात करती हैं, यानी कि एंड प्रोडक्ट की बात करती हैं कि मैनेज कैसे होगा, मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट है कि मिसमैनेजमेंट है, उसकी बात करती थी। लेकिन ये जो ट्रीटी है ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल की बात करेगी, प्लास्टिक के अपने एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, उसके द्वारा बनाए गए अलग अलग जो चीजें हैं वो, और फिर एंड में डिग्रेडेशन, इन सारी चीजों की बातें कर रही है। तो इस वीडियो में हम इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को विस्तार से देखेंगे और साथ ही साथ में हम पूरी प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को भी कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, विच प्लास्टिक इज यूज्ड टू लैमिनेट किचन वर्कटॉप्स? किचन वर्कटॉप्स, किचन में आपको पता है हम अलग अलग प्रकार के वर्कटॉप्स को, चीजों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें कौन से प्लास्टिक से लैमिनेट किया जाता है? ये चार आपके पास ऑप्शंस है। अपना आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब देखिए, क्या ये ट्रीटी अभी आ गई है? देखिए, यूनाइटेड नेशन की अभी एक यूएन एनवायरमेंटल असेंबली हुई नायरोबी में। वहां पे जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वहां ने ये एग्री किया कि हम एक इंटरनेशनल नेगोशिएशंस माने वार्तालाप, बातचीत, एक इंटरनेशनल नेगोशिएशन शुरू करते हैं एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को बनाने के लिए, ताकि हम एक स्पेसिफिक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बना सकें। किस चीज के लिए? फॉर प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये ट्रीटी अभी बनी नहीं है लेकिन ये बनेगी। 2 साल का समय अभी दे दिया गया है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी 2 साल तक जो भी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, वही चीजें आपके क्वेश्चन में आएंगी। 2 साल के बाद जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा तब हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है वो सारी इस वीडियो में आपको मिलेगी लाइफ साइकिल के साथ। तो आप अंत तक इसे जरूर देखिएगा। अभी तक ये आई नहीं है ट्रीटी, इसके ऊपर बात चल रही है। 2 साल तक इंटरनेशनल नेगोशिएशन इसके ऊपर चलेंगी कि कैसे फाइनल ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें डाली जाएंगी, क्या रूल्स बनाए जाएंगे, कड़े रूल्स बनाए जाएंगे, लीगल बाइंडिंग होगी या फिर वॉलंटरी होगी। इस सारे के ऊपर विस्तार से नेगोशिएशंस होंगी, चर्चाएं होंगी, जिसके ऊपर हम एक अंत में सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स की। ये डिसीजन कब लिया गया? यूएन एनवायरनमेंट असेंबली की जो मीट थी नायरोबी में। अभी इनिशियली इस एग्रीमेंट में यह मैंडेटरी किया गया है कि ये लीगल बाइंडिंग होगी हर एक सिग्नेटरीज के लिए। जितने भी सिग्नेटरीज हैं, यानी कि वो देश जो इस ट्रीटी में साइन करते हैं, उन सारों के लिए ये लीगली बाइंड होगी कि वो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है प्लास्टिक की उसे टैकल करें, प्रोडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक, ना कि सिर्फ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। मुख्यतः क्या होता है कि पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को ही टैकल किया जाता है। आज से पहले जो मैंने आपको ट्रीटीज बताई उनमें भी ऐसा ही होता था। पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट मतलब कि प्लास्टिक बन गया, प्लास्टिक से एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो कंज्यूमर को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक प्लास्टिक, पहले प्लास्टिक बना, हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, फिर उससे एक टॉय बन गया। टॉय बच्चे ने खरीद लिया, खेला, टूट गया, फेंक दिया गया। अब इससे पहले जो चीज थी, जो ट्रीटीज थी, वो ये बोलती थी कि खिलौना खेलने के बाद, टूटने के बाद, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, प्लास्टिक से तो बहुत चीजें बनती हैं, मगर खिलौने के तौर पे समझिए कि खिलौना बनने के बाद, टूटने के बाद, उसके बाद जब उसको पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट, कंज्यूमर यहाँ पे किड कंज्यूमर है, किड ने कंज्यूम कर लिया, खेल लिया, अब उसने तोड़ के फेंक दिया। उसके बाद जो वो वेस्ट है, पहले सिर्फ उसी वेस्ट की बात होती थी, खिलौना टूट के फेंक दिया गया, अब इस वेस्ट के ऊपर चिंता होती थी। अब क्या है, अब खिलौने पर ही नहीं होगी, खिलौने पर तो होगी, उस प्लास्टिक के बनने से भी होगी जिस प्लास्टिक से खिलौना बना है, यानी कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट बना है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अभी जो है वह प्रोडक्शन से डिस्पोजल तक बात होगी, सिर्फ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट तक की बात नहीं होगी। अब इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी INC इसमें बनी है।
आईएनसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे जीके क्वेश्चन उसके रिलेटेड कवर किए हैं। काफी अच्छा रिस्पांस मुझे उस वीडियो में आप लोगों के द्वारा मिला है, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे आईएनसी है, इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी। इस कमेटी को बनाया गया है, इसका काम है फाइनल जो मैंडेट है यानी फाइनल जो सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं उसको ड्राफ्ट किया जाए और रेटिफाई किया जाए। ये रेटिफाई कब होगी? 2024 में। तो मैंने आपको कहा 2 साल का समय है, 2022 से 24 तक। 24 में जाके ये रेटिफाई होगी, 2 साल तक इसके ऊपर नेगोशिएशंस होंगी, वार्तालाप होगा। मेन एम इज टू एंड ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। पूरी दुनिया में जो भ्रामक प्लास्टिक पोल्यूशन फैला हुआ है उसको खत्म करना इसका एक मेन एम है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले भी कुछ मुख्य कन्वेंशंस हुई हैं, जैसे कि बैसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, लेकिन ये एक स्पेसिफिक इशू को ही टारगेट करती थी, जैसे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रिस्पेक्टिवली। ये एक स्पेसिफिक चीजें हैं, ये ना तो प्रोडक्शन की बात कर दी, ना तो ये उसकी एक्सट्रैक्शन की बात कर दी, ये ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट की बात कर दी है, या फाइनल जो लिटरिंग है, मैरीन लिटरिंग, या इन सब की बात कर दी है। दे फेल टू टैकल द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक इनटू कंसिडरेशन। इन्होंने कंसीडर नहीं की पूरी की पूरी लाइफ साइकिल प्लास्टिक की। तो अभी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगी तो ये अब देखना पड़ेगा देश कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कि कैसे क्या क्या रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक को खत्म करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाने वाली है, क्योंकि पूरी लाइफ साइकिल की बात कर दी है। प्रीवियस अप्रोच क्या रहती थी? जैसे मैंने बताया, मैरीन लिटर इशू तक रहती थी, लेकिन अभी यूएन के जितने मेंबर्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में मिले नायरोबी में, वहां पे इन सारे ही एग्री हुए कि हम अब पूरी की पूरी प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को देखेंगे। अब प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को देखेंगे मतलब कि यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे प्रोडक्शन, डिजाइन, रिसाइकलिंग और मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। इसके अलावा इस टेक्स्ट में अभी फाइनल तो नहीं बना, लेकिन अभी जितना भी निकल कर आया टेक्स्ट, उसमें उन्होंने जो वेस्ट पिकर्स हैं, जिन्हें हम कबाड़िया वाले भी बोलते हैं, उनका भी एक जो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है उसे भी रिकॉग्नाइज किया है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, ये काम करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, और ये सबसे ज्यादा वनरेबल हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क के लिए। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क यहाँ पे क्या मतलब हुआ? देखिए, हेल्थ रिस्क मतलब हेल्थ के लिए कोई रिस्क होना, ऑक्यूपेशन की वजह से, यानी कि आप जो काम करते हैं वो काम करने की वजह से, आपकी जो ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन की वजह से अगर आपको कोई हेल्थ रिस्क हो रहा है, ठीक है ना, तो वो होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क। जैसे कि एक कबाड़िया वाला है, अब उस बेचारे को गंदी गंदी पॉल्यूटेड जगहों में जाना पड़ेगा, वहां से उसको वो सामान लाना पड़ेगा, यानी जो भी प्लास्टिक वेस्ट उसको मिलता है, तो ये उसके लिए क्या है? हेल्थ रिस्क है, और ये उसकी ऑक्यूपेशन भी है, तो ये बना ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क। तो अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। तो अभी यहाँ पे सवाल आता है कि प्लास्टिक की लाइफ साइकिल होती क्या है, तो हम इसको फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक की बात आती है तो मुख्यतः 4 स्टेजेस आती हैं: एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, यूज और एंड। तो एक एक करके हम इन सारों को समझेंगे। देखिए, लाइफ साइकिल प्लास्टिक की स्टार्ट होती है एक्सट्रैक्शन से। प्लास्टिक की एक्सट्रैक्शन किससे होती है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से। अब जितने भी मेथड हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करने के, जितने भी मेथड्स हैं, उन सारों की एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है, यानी कि किसी भी मेथड से आप उसकी एक्सट्रैक्शन करें, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ही होगा, ज्यादा कम हो सकता है लेकिन होगा तो होगा ही। तो जितने भी आपके पास मेथड्स हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करने के, उन सारों की अपनी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है। लेकिन एक्सट्रैक्शन होती कैसे है? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल क्या होगा? क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस। फिर केमिकली, माने केमिकल्स की मदद से उनका ब्रोक डाउन होगा, यानी उनको तोड़ा जाएगा। किसमें? प्रोपाइलिन और इथाइलिन में। अब हमारे पास देख लीजिए, पहले आया रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स की मदद से हमने बनाए प्रोपाइलिन और इथाइलिन। अब हमारे पास है प्रोपाइलिन एंड इथाइलिन। अब इनसे क्या होगा? इनकी होगी पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन से बनेंगे रेजिन्स। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, एक चीज से
बहुत सी चीजें बनाई जानी। ठीक है, मान लीजिए ये है आपके पास मीथेन, CH4, ये आ गया मीथेन, राइट। अब पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि हम इसके मल्टीपल चीजें बना देंगे, मल्टीपल कार्बन जिसके साथ जोड़ देंगे। पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री में आपने वैसे पढ़ा ही होगा इस चीज को, है ना। और यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री में आपने देखा है N लिख दिया जाता है, N मतलब मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल और ज्यादा कार्बन इसमें, ये होता है पॉलीमराइजेशन। अब जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक भी अपने आप में एक क्या है, ये भी अपने आप में एक पॉलीमर है। तो प्रोपाइलिन और इथाइलिन की होती है पॉलीमराइजेशन, बनता क्या है, रेजिन्स। तो रॉ मटेरियल को केमिकली ब्रोक डाउन करके बने प्रोपाइलिन इथाइलिन, उनकी पॉलीमराइजेशन हुई, बने रेजिन्स। अब क्या होगा, दीज रेजिन्स आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर देन कूल्ड। ये एक रेजिन है, इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे लगाया जाएगा और इसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाएगा। ठीक हो गया, हीट दी, हाई टेम्परेचर पे रखा, काफी प्रेशर लगाया, उसके बाद इसको निकाल दिया गया और फिर इसको कूल कर दिया गया। अब ये प्रोसेस बनी तो इससे क्या होगा, इससे बनेंगे प्लास्टिक पैलेट्स और नडल्स। तो पूरी प्रोसेस आप समझे, रॉ मटेरियल केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू प्रोपाइलिन एंड इथाइलिन, फिर पॉलीमराइजेशन बिकेम रेजिन्स, फिर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड देन कूल डाउन। तो क्या बन गया इसमें, प्लास्टिक पैलेट्स प्लस नडल्स। अब इनका यूज किया जाएगा फर्दर अलग अलग चीजें बनाने में। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी EIA इसकी माने, इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक की एक्सट्रैक्शन में 2 बिलियन टन्स ऑफ GHG माने की ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है हर साल। यानी कि जितनी प्लास्टिक बनता है उसकी सिर्फ एक्सट्रैक्शन में ही 2 बिलियन टन, 2 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हर साल इस दुनिया में हो रही है। इस पूरी प्रोसेस में, एक्सट्रैक्शन में, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को केमिकली क्या किया जाता है, ब्रोकन डाउन किया जाता है प्रोपाइलिन और इथाइलिन में। तो इसमें 10,000 एडिटिव केमिकल्स का यूज किया जाता है एटलीस्ट, और उनमें 25% जो है वो हैजार्डस हैं, यानी खतरनाक हैं, बीमारियां कोज कर सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां जो हम फर्दर आगे भी देखेंगे। तो इतना डेंजरस तो एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन, जिसमें 2 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है, 10,000 से ज्यादा एडिटिव केमिकल्स का यूज हो रहा है। फिर आती है प्रोडक्शन, 460 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड एनुअली, यानी एक साल में 460 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल बनता है और 2050 तक इसकी प्रोडक्शन 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा भी एस्टिमेट है। तो 460 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो साल में बनता है, जिसमें से 2,30,000 टन प्लास्टिक पैलेट्स एंटर एनवायरनमेंट एवरी ईयर। टोटल कितना बना, 460 मिलियन टन, जिसमें 2,30,000 टन प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक पैलेट्स, वो एनवायरनमेंट में हर साल एंटर होते हैं। फिर हम यूज की बात करें तो पर कैपिटा प्लास्टिक का यूज 221 किलोग्राम से भी ज्यादा है कुछ कंट्रीज में, और हाफ ऑफ द प्लास्टिक यूज्ड इज सिंगल यूज प्लास्टिक। आधे से ज्यादा जो प्लास्टिक का यूज किया जाता है वो SUP है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब कि आपने ये प्लास्टिक सिर्फ एक ही बार यूज किया, फिर आपने फेंक दिया, इसको दोबारा इसका यूज नहीं हो सकता, किसी चीज में यूज इसका नहीं हो सकता, सिंगल यूज प्लास्टिक है। आधे से ज्यादा प्लास्टिक जो बनता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। फिर आती है एंड ऑफ लाइफ। अब सब कुछ हो गया, प्लास्टिक बन गया, उसका कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बन गया, उसको कंज्यूम कर लिया गया, अब उसका एंड होगा। एंड किस बात से, अब जब हम एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्लास्टिक की बात करते हैं तो इसमें भी दो चीजें आती हैं। नंबर 1 मैनेज्ड, कि कहाँ पे मैनेज हो रहा है, किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है। फिर आता है मिसमैनेज, कि मिसमैनेज हो रहा है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जितना भी पूरा प्लास्टिक बनता है उसका मात्र 9% ही रिसाइकल होता है। मात्र 9% जो प्लास्टिक है वही रिसाइकल हो रहा है, बाकी एनवायरनमेंट में ही रहेगा। 90% प्लास्टिक वेस्ट जो है वो लैंडफिल्स में जाता है, जहां उसे डंप किया जाता है या फिर इंसिनरेट किया जाता है। इंसिनरेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना बाय बर्निंग, जला के। तो क्या किया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है, यानी जला दिया जाता है या फिर उसे
डंप कर दिया जाता है। ओवर 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एक्सपोर्टेड एनुअली। 8 मिलियन टन प्लास्टिक जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब आप बोलेंगे यार एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसकी मैनेजमेंट क्या है? देखिए, एक्स कंट्री है, वाई कंट्री है। एक्स कंट्री ने अपना प्लास्टिक क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। वाई ने खरीद लिया, अब एक्सपोर्ट करेगा तो कोई ना कोई इंपोर्ट भी करेगा। तो मैनेजमेंट तो एक्स के लिए है कि उसने यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसको मैनेज कर लिया, कि उसने दूसरे देश को भेज दिया। लेकिन वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे मैनेजमेंट होती है कि नहीं होती है। वहां पे जो भी कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट, अगर आप कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर उसको कैसे रिसाइकल किया जाएगा, या फिर अगर आप वैसे कोई पैलेट्स वगैरह ले रहे हैं या रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसको कैसे रिसाइकल किया जाएगा, कैसे उसकी देखभाल की जाएगी। तो ये मैनेजमेंट एक्स के लिए है, वाई के लिए डिपेंड करता है, वाई पर डिपेंड करेगा, राइट। एक हो गया मैनेज, अब हो गया मिसमैनेज। 12 मिलियन टन जो हमारा प्लास्टिक है हर साल ओशियन में लीक हो जाता है। 12 मिलियन टन ओशियन में पहुंच जाता है। और जो हमारा लैंड पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन, वो 23 गुना ज्यादा खतरनाक है, वर्ष है ओशियन पोल्यूशन से। तो अब आप समझ सकते हैं प्लास्टिक की वजह से कितना ओशियन पोल्यूशन है, कितना लैंड पोल्यूशन है। अब ओशियन पोल्यूशन है तो वहां पे हम एक्वाटिक जो मेरीन लाइफ है उसको भी हम क्षति पहुंचा रहे हैं, और लैंड में तो पहुंचा ही रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार की ट्रीटी की हमें जरूरत क्या है। तो यूरोपियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो आंकड़े थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम कुछ और आंकड़े देखते हैं, जैसे कि स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर के मुताबिक 2000 से 2015 के बीच में प्लास्टिक प्रोडक्शन में 79% की बढ़ोतरी हुई है। 79% प्लास्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। कहा जाता है कि हमारे वर्ल्ड में जितने मैमल्स हैं उनका अगर मास देखा जाए तो उससे डबल मास होगा हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसका। टोटल मास ऑफ प्लास्टिक ऑन द प्लैनेट इज नाउ ट्वाइस ओवर द मास ऑफ ऑल लिविंग मैमल्स एंड रफली 80% ऑफ ऑल प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस्ड रिमेन इन द एनवायरनमेंट। कि अभी तक जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक जितना भी प्लास्टिक बना है, टोटल नेट जितना प्लास्टिक प्रोडक्शन हुई है उसका 80% जो है वो हमेशा एनवायरनमेंट में रहता है। 80% ऑफ ऑल द प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस रिमेन इन द एनवायरनमेंट। और प्लास्टिक प्रोडक्शन इज सेट टू क्वाड्रपल बाय 2050। 4 गुना ज्यादा हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन 2050 तक। प्लास्टिक प्रोडक्शन की 2050 तक प्लास्टिक प्रोडक्शन 4 गुना होने की पूरी संभावनाएं हैं। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ने वार्न किया है कि माइक्रोप्लास्टिक जो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उनका जब ब्रेक डाउन होता है या फिर जब वो हमारी एग्रीकल्चर सॉइल में आते हैं तो हमारी एग्रीकल्चर सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर सॉइल को पोल्यूट करने से क्या होगा? नंबर 1, या तो वो जमीन बन जाएगी बंजर, बड़ा ज्यादा पोल्यूशन आप डाल दो बंजर बन गई। और मान लो कि अगर आपने थोड़ा बहुत फेंका या जो भी है वो सब्जियां वहां पे उग जाती हैं, बंजर नहीं बनी, तो क्या होगा? इसमें आपके पास जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से टॉक्सिक केमिकल्स आए सॉइल में, सॉइल से आएंगे सब्जियों में, सब्जियां कौन खाएगा? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स खाएंगे तो वो केमिकल जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो आएंगे ह्यूमन बींग्स में, और केमिकल्स आएंगे तो क्या होगा? बीमारियां। अब देखो कौन कौन सी बीमारियां? कॉजिंग इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, स्पर्म कमजोर हो जाएंगे, ओवा कमजोर हो जाएंगे, बनेंगे ही नहीं कई केसेस में, तो कॉजिंग इनफर्टिलिटी। देन कैंसर। ये जो टॉक्सिक केमिकल्स प्लास्टिक की वजह से हमारे शरीर के अंदर आएंगे, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। फिर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। अब जैसे आपको पता है एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों मिलके क्या बनता है आपके पास? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग हो सकती है और बाकी भी अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स इसकी वजह से आ सकते हैं। अब भारत का स्टैंड क्या है? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और इंडिया, इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस को खड़ा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो एक जो पॉइंट था जिसमें कहा गया था कंसर्न ओवर केमिकल्स एंड प्लास्टिक, उसको ड्रॉप करवा दिया। प्लास्टिक में जो केमिकल्स है उनके ऊपर जो कंसर्न इन्होंने दिखाना था उसे ड्रॉप करवा दिया। जापान क्या बोल रहा है? जापान ये कह रहा है कि भाई हमें सोलली फोकस करना चाहिए मैरीन लिटर के ऊपर, बाकी चीजों पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, पूरी लाइफ साइकिल हमें नहीं देखनी चाहिए।
इंडिया का क्या प्रपोजल है? इंडिया का ये प्रपोजल है कि इसमें लीगल बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये कह रहे हैं कि इसको लीगली बाइंड कर दिया जाए, इंडिया बोलते है इसको लीगली बाइंड ना किया जाए, इसमें वॉलंटरी अप्रोच होनी चाहिए। भाई अपनी मर्जी है, अगर किसी ने इसको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने। तो भारत के बोलने पे इसका जो फाइनल टेक्स्ट इस असेंबली में इस मीटिंग से निकला, उसमें वॉलंटरी शब्द को रिटेन कर लिया गया, रख लिया गया। भारत ये बोलता है कि लीगल बाइंडिंग छोड़ो, आप वॉलंटरी लिखो और उसमें ऐसे वर्ड्स को इंसर्ट करो, उसमें ऐसे वर्ड्स फाइनल टेक्स्ट में होने चाहिए कि नेशनल सर्कमस्टांसिस एंड कैपेबिलिटीज इन द फाइनल टेक्स्ट। फाइनल टेक्स्ट में क्या होना चाहिए? नेशनल सर्कमस्टांसिस एंड कैपेबिलिटीज, कि भाई अपने देश के अगर सर्कमस्टांसिस तुम्हें अलो करते हैं, अगर देश कैपेबल है तो वो वॉलंटरी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जो पूरी लाइफ साइकिल को देख सकता है या जो भी सेट ऑफ रूल्स बनेंगे उसको। लेकिन अगर उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, अपने देश के सर्कमस्टांसेस अगर उसे अलो नहीं करते हैं, तो वो इसको ना भी कर सकता है। तो ये भारत का मानना है। अब आप सोचेंगे कि यार इंडिया क्यों ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं ले रहा? देखिए हमने पॉजिटिव अप्रोच ली है, ठीक है, लेकिन हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड नहीं है। इन लोगों का क्या है, खासकर इन अंग्रेजों का, अमेरिका जैसे देशों का, कि इन्होंने देखो, अब आजकल रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो आपने देखा भी पहले इन्होंने अपने पास तो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का रख लिया, पूरा स्टॉक पाइल बना लिया। अब भारत ने भी जब बनाया था अपना, हमने जब पहला अपना टेस्ट किया तो हम पर सैंक्शंस लगा दी गई। बाकी देशों को ये मना करता है, ईरान को मना कर रहा है, आप सब जानते हैं। तो वैसे इसके ऊपर है कि अभी सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो ये खुद कंट्रीज कर रही हैं, तो हमें बोलती हैं कि भाई आप ये मत करो, ये मत करो, वैसा मत करो। अभी तो हम डेवलप हो रहे हैं, हमारे पास अपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट के लिए तो हम सशक्त हैं। भारत एक वो देश है जहाँ पे जानवरों की पूजा होती है, जहाँ पे नदियों की पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है, व्यास की पूजा होती है। आप सारे भी जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सारों ने कभी ना कभी, आपने भी उसकी पूजा तो करी होगी। तो हम पोल्यूशन के पक्ष में नहीं है, हम उसके खिलाफ अच्छे कदम उठा रहे हैं और काम करेंगे और हम भी इसको मानेंगे। लेकिन अभी कंप्लीटली हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि हमें कुछ समय चाहिए अपने यहाँ पे वो व्यवस्था करने के लिए कि हम उसको पूरा रिप्लेस कर सकें। जैसे ही इस टीडी की खबर आई थी, हमारे यहाँ पे रिलायंस के शेयर्स कितने ज्यादा शेयर मार्केट में नीचे गिर गए। हमें तो नुकसान ही हो जाएगा अगर हम इसको लीगली बाइंड कर दें और फिर उसको उसके सिग्नेटरी बन जाए। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी देखिए, अब भारत कुछ नेगेटिव डिसीजन नहीं ले रहा है। क्या भारत ने इसके अलावा कुछ अलग इनिशिएटिव लिए हैं? बिल्कुल लिए हैं। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, जो बैन आपको 1 जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेश गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, ब्रांड ओनर्स हैं और प्लास्टिक को इंपोर्ट करने वाले हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, उन सारों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि तुम्हें प्लास्टिक को रिसाइकल करना पड़ेगा। तो अभी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर यानी कोई ऐसा बंदा जो इंपोर्ट करता है, बाहर विदेशों से प्लास्टिक को मंगवाता है, तो उसको पूरा पहला मैंडेटरी है, उसको बनाना पड़ेगा कि कैसे हमने इसको रिसाइकल करना है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो एक लार्जेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर है, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की, जैसे जो हमारे वेस्ट पिकर्स एंड ऑल, उनको भी फॉर्मल सर्कुलर इकोनॉमी में अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा पाथवे इसके लिए बन गया है। तो ये था ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर सारा इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए थे। मैंने पूरा का पूरा इसको विस्तार से समझाया है आपको, ट्रीटी के ऊपर भी क्यों ये ज़रूरी है। इसके अलावा हमने पूरी की पूरी लाइफ साइकिल भी देखी और कौन से पॉइंट में कितना पोल्यूशन होता है, ये सारा भी हमने विस्तार से देखा। अब अंत में आते हैं अपने सवाल पे कि विच प्लास्टिक इज यूज टू लैमिनेट किचन वर्कटॉप्स। किचन वर्कटॉप्स को लैमिनेट करने के लिए किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेलामाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आम जिंदगी में यूज होने वाला है। किचन वर्कटॉप्स तो सारे यूज करते होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्लास्टिक से लैमिनेट किया जाता है, मेलामाइन से। तो ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।